तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम है गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिल्म के लीड रोल में है विजय। और मैंने जब इस फिल्म को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये 2019 में आई एक हॉलीवुड मूवी जिसके फिल्म में लीड में है विल स्मिथ और फिल्म का नाम है जेमिनाई मैन। उसके कहानी से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगता है। खैर जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है साल 2008 के समय को दिखाते हुए और केनिया में हम एक ट्रेन को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ राजीव मेनन गद्दार पाए गए हैं और वो बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जैसे कि 2611, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव मेनन को पकड़ना चाहती है। केनिया में हम स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड में काम करने वाले गांधी को देखते हैं और उसके साथ उसका टीम मेंबर सुनील, कल्याण और अजय भी होते हैं और वो सभी एक ट्रेन पर नजर रखते हैं और उसी ट्रेन में राजीव मेनन था। कुछ लोग यूरेनियम के सैंपल को चेक कर रहे थे जिसे राजीव चुरा कर ले जा रहा था। राजीव जब सैंपल को चेक करता है तो बोलता है कि ये फेक है, लेकिन अगर अच्छे से पता करना है तो मुझे इसे लैब में ले जाना होगा। तभी वहां पर देखते हैं कि असली वाला राजीव आ जाता है और कहता है यूरेनियम असली है, लेकिन जो साइंटिस्ट आया है वो नकली है। गांधी पकड़ा जाता है, लेकिन वो सभी दुश्मनों पर हमला करने लगता है और ये देखकर वो सभी लोग राजीव मेनन को लेकर वहां से चले जाते हैं। गांधी के साथी लोग कहते हैं यूरेनियम लेकर तुरंत वहां से निकलने। गांधी कहता है कि यहाँ तो जैकपॉट लग गया, क्योंकि उन्हें यहाँ राजीव मेनन भी मिला है, उसे लेकर ही वो यहाँ से निकलेगा। मगर कल्याण ट्रेन के अंदर जाकर गांधी को समझा बुझा कर वहां से बाहर निकलने को बोलता है और वो ट्रेन में बॉम्ब फिट कर देता है जो गांधी के निकलते ही ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन में सभी लोग मारे जाते हैं। खैर अब कहानी जाती है दिल्ली में और हम फिर से उन चारों को देखते हैं जो पार्टी करके घर वापस आते हैं। और गांधी जब पी कर घर पहुंचता है तो उसकी प्रेग्नेंट पत्नी अन्नू उसका इंतजार कर रही थी और दारू पीने को लेकर उस पर वो बहुत चिल्लाती है। अगली सुबह गांधी मन लगाकर पूजा करता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि कल रात जो पाप करके आए हो उसका प्रायश्चित कर रहे हो क्या। और वो अपने बेटे जीवन को देखती है जो सुबह के 8 बजे स्कूल जाता है, लेकिन गांधी के वजह से वो 6:30 बजे ही तैयार होकर बैठ गया। इस पर भी अन्नू चिल्लाती है कि अब तुम्हारे बेटे ने क्या गलती कर दी। गांधी अपने बेटे जीवन को स्कूल ले जा रहा होता है कि तभी उसे राधिका का कॉल आता है जो कि सुनील की पत्नी है और एक डॉक्टर भी। और वो गांधी से कहती है कि मेरी बेटी श्रीनिधि को भी स्कूल ले जाओगे, क्योंकि सुनील तो कल रात से अपने होश में है ही नहीं। घर पहुंचकर वो राधिका की बेटी को स्कूल ले जाता है और राधिका कहती है कि अन्नू का 4:30 बजे अपॉइंटमेंट है, भूलना मत। यहाँ हम देखते हैं कि वो चारों दोस्त वैसे तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करते हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए वो दिल्ली में टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फिर उसी ऑफिस में उनके चीफ मिलने के लिए आते हैं जो है नाजिर, और उन सभी के ऑफिस में एक खुफिया कमरा था और नाजिर उन चारों को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उन्हें बताया गया था सिर्फ यूरेनियम चुराना है, लेकिन उन्होंने तो पूरी ट्रेन ही उड़ा दी। अगर केनिया गवर्नमेंट को पता चल गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। कल्याण एक रिपोर्ट दिखाता है कि उस ट्रेन हादसे में कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचा। नाजिर उन सभी को बताता है कि उनका अगला मिशन थाईलैंड में है, इसलिए वो गांधी से कहता है कि चेन्नई 5:30 बजे पहुंच जाना, वहीं से तुम लोगों का फ्लाइट है। इसके बाद हम अन्नू को देखते हैं जो राधिका के पास आई होती है रेगुलर चेकअप के लिए और वो कहती है कि मुझे बच्चे के लिए टेंशन नहीं है, मुझे तो गांधी के लिए फिक्र होती है। लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। घर लेट से आता है, फोन आता है तो दूर जाकर बात करता है, कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर अगले दिन गांधी फिर से पी कर घर आता है और वो झूठ कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा पी लिया था, इसीलिए वो रात भर सुनील के घर पे था। अन्नू कल्याण को फोन लगाती है तो कल्याण अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है कि वो तो मेरे घर सो गया था। फिर जब वो सुनील को कॉल लगाती है तो वो गांधी को बचाने के लिए कहता है कि गांधी तो मेरे घर में सो गया था। अन्नू को समझ आ गया था कि ये सभी लोग कुछ तो छुपा रहे हैं और गांधी को बचा रहे हैं। कल्याण और सुनील को घर आना पड़ता है और अन्नू उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और वो तंग आकर गांधी उसे बता देता है कि वो रॉ के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करता है, लेकिन तब पर भी अन्नू को उस पर विश्वास नहीं होता और कहती है कि पापा ने तुम्हें कल चेन्नई में देखा था। फिर वो झूठी कहानी बनाने लगता है कि मैं तो चेन्नई गया था पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें वेकेशन के लिए थाईलैंड ले जाना चाहता हूँ। अब बाकी तीनों लोग काफी ज्यादा फिक्र करते हैं क्योंकि थाईलैंड उन्हें जाना होगा मिशन कंप्लीट करने के लिए और वहाँ परिवार का रहना खतरनाक हो सकता है। गांधी कहता है तो फिर वो क्या करता, क्योंकि अन्नू तो कुछ समझ ही नहीं रही। खैर अब इसके बाद गांधी, अन्नू और उनका बेटा जीवन वो सभी थाईलैंड पहुंच जाते हैं और वहाँ वो लोग एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। अब असली में वो वहाँ मिशन के लिए आया था और वहाँ पर गांधी एक बहुत बड़े होटल में अपने टीम के साथ पहुँच जाता है
अपना मिशन कंप्लीट करता है। और इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि गांधी अपने परिवार के साथ थाईलैंड घूम रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उनके गाड़ी को रोककर टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दिया जाता है। गांधी गाड़ी लेकर निकलता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। गांधी उसे लड़ने की कोशिश करता है और उसी वक्त अन्नू लेबर में चली जाती है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। अब उसके बाद गांधी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी पत्नी उसे पूछती है कि तुम जानबूझकर हमें इस खतरे में लाए, तुम्हें पता था कि यह मिशन खतरनाक हो सकता है, अगर जीवन को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते हैं। और वो जानना चाहती थी कि सच में वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करता है और वो कबूल कर लेता है कि वो रॉ के लिए काम करता है। अन्नू को अंदर ले जाया जाता है और गांधी चला जाता है कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए और जीवन अकेले बैठा हुआ था। लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर जीवन उसे नहीं मिलता। वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पुलिस तक में जाता है, उनसे मदद मांगता है। वो नाजिर को इस बारे में बताता है और पुलिस को सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिलता है कि एक लेडी होती है जो जीवन को अपने साथ ले जाती है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लेडी है कौन। तभी उन्हें एक वैन देखने को मिलता है और फिर पुलिस को कॉल आता है और उन्हें एक अपडेट मिलती है। जब वो लोग बताए हुए लोकेशन तक पहुंचते हैं तो नदी किनारे उन्हें एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर गांधी फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वो दुखी होकर अपनी पत्नी के पास आता है और अन्नू उसे कहती है कि हमारी बेटी हुई है और जीवन को भी तो एक बहन चाहिए थी, तुम खुश हो ना। तभी वो अन्नू को बता देता है कि उनका बेटा जीवन मर चुका है और दोनों रोने लगते हैं। तभी एक नर्स आकर उनकी बेटी लाकर उन्हें दे देती है। अब कहानी जाती है 2024 में। गांधी चेन्नई में रह रहा होता है, लेकिन अब वो अकेला रहता है, अपनी पत्नी के साथ नहीं, क्योंकि जीवन के जाने के बाद अन्नू अब उसे बात भी नहीं करती और उन दोनों की बेटी जीविता अन्नू के साथ ही रहती है। गांधी अपनी बेटी को स्कूल ले जा रहा था और उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें 6 बजे आकर पिक कर लूंगी। गांधी वजह पूछता है तो जीविता कहती है कि श्रीनिधि का बर्थडे है और उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग जाने वाले हैं। गांधी पूछता है तुम बर्थडे में किसके साथ जाओगी, मेरे साथ या मम्मी के साथ। तो वो कहती है मैं तो आप दोनों के साथ ही जाना चाहती हूँ। गांधी अब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर का काम करता है और सुनील की बेटी श्रीनिधि का जन्मदिन है, इसीलिए नाजिर भी अपनी पत्नी के साथ चेन्नई आया हुआ था। फिर नाजिर और चारों दोस्त एक साथ श्रीनिधि के बर्थडे में मिलते हैं, वो भी बहुत समय के बाद, और वो लोग बातचीत करते हैं और नाजिर गांधी से पूछता है कि अन्नू अभी भी तुमसे बात नहीं करती क्या, इसमें तो किसी की गलती थी ही नहीं, पता नहीं इतने सालों से वो तुमसे गुस्सा क्यों है। वो कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। गांधी कहता है कि ये बात गुस्से की नहीं है, मेरा बेटा 5 साल का था और हम उस छोटे बच्चे को बचा नहीं पाए, इसी का गिल्ट है। कल्याण बताता है कि मॉस्को में एक इंडियन एम्बेसी रीओपन हो रही है और वहाँ पर एक ग्रुप एम्बेसी को खोलने के खिलाफ है, इसलिए वो गांधी से पूछता है क्या वो वहां जाकर इमिग्रेशन ऑफिसर को ट्रेनिंग दे सकता है। गांधी मना करता है, लेकिन नाजिर और उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तू यहाँ रहकर बोर होता रहेगा, उससे अच्छा ये है कि तू वहां जा और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे। रशिया पहुंचकर उसे पता चलता है कि इंडियन एम्बेसी खुलने की वजह से माहौल काफी गर्म था, इंडियंस वहाँ सेफ नहीं है। तभी एक दिन एम्बेसी में कुछ लोग घुसकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं और ऑफिसर्स को मारने पीटने लगते हैं। गांधी जो पहले रॉ के लिए काम किया करता था, वो आराम से उन सभी को मजा चखाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा आदमी आता है जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह दिखता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन और उसे उसका बेटा याद आने लगता है और सोचने लगता है कहीं वो जीवन तो नहीं। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जीवन जा चुका है, लेकिन गांधी के लिए यकीन करना मुश्किल था। फिर एक दिन गांधी को वो लड़का देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि वो हमशक्ल लड़का जीवन है। गांधी अपने बेटे को जिंदा देखकर रोने लगता है और पूछता है कि आखिर वो रशिया कैसे आया। जीवन कहता है कि मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको एम्बेसी में देखा तो मुझे बहुत कुछ याद आ गया। वो अपने पापा से कहता है आप डेंजर में हो, इसलिए आपको इंडिया वापस चले जाना चाहिए और मुझे यहाँ से निकालना नामुमकिन है। लेकिन गांधी ठान लेता है कि वो रशिया से जाएगा तो अपने बेटे को लेकर ही निकलेगा। तभी उन पर गोली चलने लगती है और एक स्नाइपर उन पर निशाना लगा रहा था, लेकिन दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। गांधी बाइक चलाता है और उसका बेटा पीछे बैठकर दुश्मनों पर गोलियां चला रहा था। तभी गांधी का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि एम्बेसी पर फैजल नाम के गैंग ने हमला किया था। खैर उसका दोस्त गांधी और जीवन को उन सारे गुंडों से बचा लेता है और आखिरकार वो दोनों इंडिया पहुंच जाते हैं और अनु अपने बेटे को जिंदा देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। अब आखिर में पूरा परिवार एक हो गया था। अनु भी खुश थी
और वो गांधी से दोबारा बात करना शुरू कर देती है। लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया और श्रीनिधि वो तो बचपन से ही जीवन को पसंद करती थी, तो उनका अभी भी कंटिन्यू ही रहता है। फिर एक रात नाजिर गांधी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं चेन्नई आ गया हूँ और तुम तुरंत आकर मुझसे मिलो, जहाँ हम हमेशा मिलते थे, और क्या हुआ है ये मैं फोन पर नहीं बता सकता। नाजिर जिस टैक्सी में होता है उसी टैक्सी में एक आदमी आकर ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन किसी तरह नाजिर कूद कर अपनी जान बचा लेता है। और तभी गांधी को फिर से नाजिर का कॉल आता है, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा था और वो टेंशन में आ गया था। नाजिर मेट्रो में होता है, उसका पीछा करते करते वो हेलमेट वाला आदमी भी ट्रेन में पहुंच गया था, लेकिन वहां गांधी भी आ गया था और गांधी और नाजिर मिलकर उस हेलमेट वाले आदमी से लड़ते हैं, लेकिन वो हेलमेट वाला आदमी उन दोनों पर भारी पड़ जाता है और वो नाजिर को बुरी तरह घायल कर देता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन था और उस हादसे में नाजिर की मौत हो गई थी। सभी लोग नाजिर के फ्यूनरल में आते हैं और वहां पर एक ऑफिसर भी था जो बताते हैं कि चेन्नई आने से पहले नाजिर ने अपने कंप्यूटर से अपने फोन पर कुछ पर्सनल डाटा ट्रांसफर किया था और वही डाटा वो गांधी को दिखाना चाहता था। अब उन्हें पता लगाना है कि वो डाटा था क्या। गांधी काफी ज्यादा गुस्सा था कि वो नाजिर को बचा नहीं पाया। दूसरी तरफ जीवन उनकी सारी बातें सुन रहा था और वो डिसाइड कर लेता है कि वो वापस एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करेगा। गांधी वापस से स्क्वाड के लिए काम करने लगता है और वो लोग उस फोन को ढूंढ रहे थे जिसमें नाजिर ने डाटा ट्रांसफर किया था और उसी फोन को जीवन भी ढूंढ रहा था। तभी देखते हैं कि जीवन को उसके पापा का कॉल आता है, लेकिन उसके पापा कोई और नहीं बल्कि राजीव मेनन है और वो जीवन को संजय कहकर पुकारता है। संजय अपने पापा को बताता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब ये सब हुआ क्या अच्छे से समझने के लिए हम वापस से जाते हैं 2008 वाले फ्लैशबैक में। देखते हैं जब गांधी यूरेनियम चुरा कर ट्रेन से निकल जाता है तो ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट में राजीव जिंदा बच गया था, लेकिन बाकी सब मारे गए थे और उस ट्रेन में उसकी पत्नी भी थी जो मर गई थी। राजीव गुस्से में आग बबूला हो गया था और उसी ने बदला लेने के लिए थाईलैंड में जीवन को किडनैप करवाया और वो उसे बहुत ही गंदे काल कोठरी में बंद करके रखता है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सभी बच्चे मजबूरी में भीख मांगते हैं और अगर वो ज्यादा पैसा कलेक्ट नहीं करते तो उन्हें सजा भी मिलती है। राजीव जीवन को अपने घर ले आता है और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगता है। खैर अब कुछ सालों के बाद जीवन बड़ा होता है और वो बहुत ही बड़ा बदमाश बन गया था और फिर वो एक दिन राजीव को देखता है जो अपने सिर पर बंदूक लगाकर खड़ा था और वो पूछने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो राजीव कहता है कि मेरी फैमिली को मारने वाला कौन था आज पता चला। जीवन कहता है तो फिर उसे मारने की जगह आप खुद को मारने चले थे, अगर आपसे नहीं होता तो मैं उसे मारूंगा। राजीव उसे बता देता है कि मेरे परिवार को मारने वाला तेरा असली बाप है, तेरे बाप का नाम है गांधी और उसी ने मेरे जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने देश से मुझे निकाल दिया। संजय राजीव के लिए जिसे वो अपना बाप मानता है उसके लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे उसे अपने बायोलॉजिकल फादर को ही मारना क्यों ना पड़े, और इसीलिए संजय इंडिया आया है गांधी की जिंदगी तबाह करने के लिए। और वो राजीव को बता देता है कि जैसे आपने सोचा था गांधी वापस से रॉ ज्वाइन कर चुका है। राजीव संजय से कह देता है कि तुम्हें बहुत सावधान रहकर काम करना होगा, उसे भनक नहीं लगना चाहिए। तुम हो कौन? गांधी को पता चलता है कि नाजिर का फोन ऑन हुआ है और लोकेशन भी पता चलता है और इस बारे में जीवन को भी पता चलता है क्योंकि दोनों आमने सामने बैठ कर ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसके बाद हम डायमंड बाबू नाम के आदमी को देखते हैं जो चुराए हुए फोन को बेचता है और उसके पास ही नाजिर का फोन था और नाजिर के फोन में गांधी कॉल करता है और वो डायमंड बाबू से बात करता है। गांधी उसे कहता है फोन वापस कर देने के लिए, लेकिन डायमंड बाबू पैसे डिमांड करता है और कहता है पैसे लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ। ये सब कुछ संजय भी सुन लेता है। अब रास्ते में डायमंड बाबू को संजय कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे वो फोन दुगने दाम में दो, मगर ये सब सुनकर डायमंड बाबू को शक होता है और कहता है कि उतने दाम में तो ये नया फोन आ जाएगा। वो संजय से मिलने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ फिर से गांधी उसे कॉल करता है और बताता है कि तुझे किसी का कॉल आया था क्या, और अगर उसने तुझे डबल पैसे देने का ऑफर किया है तो उसके पास बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि वो एक खूनी है। डायमंड बाबू डर जाता है और कहता है कि मैं उसे फोन नहीं दूंगा। वो गांधी से मिलने के लिए होटल पहुंच जाता है और एंटी टेररिज्म स्क्वाड में काम करने वाला अजय डायमंड बाबू से फोन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब फोन लेकर वो लौट रहा था तो उसे जीवन मिलता है और अजय को समझ आ जाता है कि जीवन ही है जिसने नाजिर का खून किया। दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो अजय को मार डालता है और फोन लेकर वहां से भाग निकलता है। गांधी सोचने लगता है कि आखिर अजय को इतनी देरी क्यों लग रही है आने में। वो चेक करने के लिए जाता है तो वो होटल में अपने बेटे को देखता है श्रीनिधि के साथ और वो सोचता है कि उसका बेटा बस यहाँ मजे करने के लिए आया होगा, तो वो उसे छोड़ देता है। तभी उसे पता चलता है कि लॉन्ड्री रूम में अजय की डेड बॉडी मिली है। अब स्क्वाड के लोग डायमंड बाबू को बुलाकर इंट्रोगेट करते हैं, पूछते हैं कि उसके फोन में था क्या। तो वो कहता है मैं बस फोन चुराता हूँ, फोन
फोन में झांकता नहीं। अजय के मौत के लिए गांधी खुद को दोष दे रहा था, लेकिन कल्याण उसे समझाता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गांधी सोचने लगता है कि 2 बार वो आदमी उनके सामने से निकल गया और कहता है कि ये सब कुछ हम सब से कनेक्टेड है। और वो सोचने लगता है कि कोई पुराना एजेंट है जो वापस लौट आया है और बदला लेना चाहता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि चेन्नई के हार्बर के रास्ते से मॉस्को गैंग के कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग पकड़े गए, इसलिए उन्हें तुरंत हार्बर आने को कहा जाता है। गांधी जीवन को फोन करके बताता है कि तेरे मॉस्को गैंग के आदमी चेन्नई हार्बर में अरेस्ट हो गए। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया था और हैरान हो गया था कि तभी सुनील को पता चलता है कि उसकी बेटी श्रीनिधि को किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करने वाला संजय था। सुनील बहुत ज्यादा घबराने लगता है। दूसरी तरफ श्रीनिधि संजय से कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है गांधी और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरे पापा को पकड़ लिया है, जब तक वो मेरे पापा को नहीं छोड़ते तुम यहीं रहोगी। कल्याण श्रीनिधि की जान बचाने के लिए कहता है कि हमें उन गैंग मेंबर को छोड़ देना चाहिए। सुनील भी कहता है कि उन्हें गैंग मेंबर को छोड़ देना चाहिए, उसकी बेटी की जान का सवाल है, लेकिन गांधी मना करता है। तभी वो लोग उस गैंग मेंबर को छोड़ देने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये जानकर संजय भी श्रीनिधि को छोड़ देने वाला था, लेकिन इस डर से कि वो पकड़ा जाएगा वो श्रीनिधि का गला काटकर वहां से भाग जाता है। फिर आखिर में वहां पर गांधी, कल्याण और सुनील पहुंच जाते हैं और कल्याण श्रीनिधि को ढूंढ लेता है और श्रीनिधि अभी भी होश में थी और वो कल्याण को बता देती है कि इन सब के पीछे जीवन था। कि तभी अचानक कल्याण श्रीनिधि का दम घोटकर उसे वहीं मार देता है और हम देखते हैं कि पहले से ही कल्याण और राजीव मिले हुए थे। जब तक कल्याण के अकाउंट में पैसे आते रहते हैं वो यहाँ सिचुएशन संभालता है और उन्हीं दोनों के प्लान के मुताबिक मॉस्को में गांधी और जीवन एक दूसरे के आमने सामने आए थे। कल्याण को पता चल गया था कि नाजिर के पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है और इसीलिए जीवन ने उसे मार दिया था। जीवन का सच बाहर ना जाए इसलिए कल्याण ने श्रीनिधि को भी मार दिया। तब कल्याण उसके डेड बॉडी को लेकर सुनील के पास जाता है और वो उसे मरा देखकर रोने लगता है। खैर दूसरी तरफ संजय मतलब के जीवन, राजीव और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग फिर से एंटी टेररिज्म स्क्वाड को बेवकूफ बनाकर बच निकले। एक दिन डायमंड बाबू अपने सामने संजय के टीम का एक आदमी को देख लेता है और वो तुरंत इस बारे में गांधी को बता देता है। फिर वो जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं जब मॉस्को गैंग वाले पकड़े गए थे तो उनमें से एक को वो पहचान लेता है कि ये तो उनका एक्स बॉस राजीव मेनन है और इतने साल से उसे लग रहा था कि वो मर चुका है और इतने साल के बाद जब वो वापस लौटा है तो उसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो उस आदमी पर नजर रखे हुए था जिसके बारे में डायमंड बाबू ने उन्हें बताया और उसी आदमी को किसी का फोन आता है। गांधी को लग रहा था ये जरूर राजीव मेनन होगा और कल उनके हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है। वो उस आदमी का पीछा करते हैं। तभी उसी समय गांधी को अन्नू का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जीवन कहीं दिख नहीं रहा, वो घर पे नहीं है। फिर वो अपने बेटे जीवन को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तू कहाँ निकल गया, मैंने कहा था ना घर के बाहर माहौल ठीक नहीं है। तभी उसकी नजर जाती है जीवन पर जो वही उसी आदमी से मिलने के लिए आया था जिसके बारे में डायमंड बाबू ने बताया था। अब गांधी को जीवन का सच पता चल गया था। दोनों एक ही जगह होते हैं और वहाँ पर एक मस्जिद था जहाँ आजान शुरू हो जाता है जिससे संजय को भी भनक लग जाती है कि गांधी यही है और वो पकड़ा गया था। तभी स्क्वाड वाले उन दोनों को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन संजय उनसे लड़ता है और आखिर में गांधी भी वहां आ जाता है और जीवन का असली चेहरा उसे देखने को मिलता है जिसे देखकर वो भी हैरान था। इंट्रोगेशन रूम में देखते हैं कि कल्याण संजय को इंट्रोगेट कर रहा था। फिर गांधी अंदर आता है और संजय उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सारे खून मैंने किए हैं। गांधी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ, अच्छे से जानता हूँ वो खून तू नहीं किया है। जीवन मतलब कि संजय कहने लगता है कि आप ही ने तो कहा था नाजिर को मारने के लिए और श्रीनिधि को भी मारने के लिए। गांधी गुस्से में आ जाता है और जीवन को गले से पकड़ लेता है। सुनील अंदर आता है और वो जीवन से कहता है कि मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूँ, तूने ही ये मर्डर किए, आगे तेरा क्या प्लान है। और आखिर में जीवन कबूल कर लेता है कि उसी ने ये सब मर्डर किए और वो सुनील से उसका बंदूक छीन लेता है और उसे ही गोली मार देता है। गांधी उसे बंदूक छीन लेता है और उसे बहुत पीटता है लेकिन तभी उसे अन्नू का कॉल आता है और देखते हैं कि राजीव अन्नू को उठाकर ले जा रहा था और वो गांधी से कहता है अन्नू को बचाना है तो मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आ। वो अपने बेटे को लेकर निकलता है लेकिन तभी उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गांधी को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था और उसके सामने उसकी पत्नी अन्नू भी थी। फिर वहाँ पर राजीव आता है और कहता है कि तुझे इस तरह देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया, मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि मारना होता तो कब का मार चुका होता। सवाल यह है कि तुम्हारा बेटा इतने सालों के बाद वापस क्यों आया है। राजीव बताता है कि तेरा बेटा आज क्रिकेट सेमीफाइनल मैच में एक बम धमाका करने वाला है
और हजारों मासूम लोगों की जान जाएगी। फिर हम देखते हैं कि संजय के टीम मेंबर्स बहुत बड़ा सा बॉम्ब लेकर स्टेडियम पहुंच जाते हैं। राजीव कहता है कि इसमें तू भी फंसेगा और जैसे तूने मुझे देश से निकाल दिया था वैसे तुझे भी देशद्रोही कहा जाएगा। गांधी उसे कहने लगता है कि अगर उसे बदला ही लेना था तो इसमें मासूम लोगों की जान लेने की क्या जरूरत है। ये कहकर राजीव वहां से जाने लगता है और गांधी उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे पकड़ने पर मैं यहाँ आया हूँ। और वो एक सीटी मारता है और उसके स्क्वाड के सारे मेंबर्स नीचे कूद जाते हैं और राजीव के लोगों को मार डालते हैं। और गांधी राजीव से कहता है कि मैं तो बस तेरा प्लान जानना चाहता था और देख यहाँ आकर तूने अपना सारा प्लान मेरे सामने ही उगल दिया। फिर हम देखते हैं कि सुनील भी जिंदा था जिसे देखकर कल्याण हैरान हो गया था और वो जानता है कि श्रीनिधि मतलब कि उसकी बेटी को कल्याण नहीं मारा है। और गांधी और सुनील को पहले से ही शक हो गया था कि कल्याण बिक चुका है। जिसके बाद कल्याण और सुनील में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल मैच में बॉम्ब प्लांट कर दिया जाता है और गेट को भी बंद कर दिया जाता है ताकि ऑडियंस बाहर नहीं निकल पाए। जीवन अपने लोगों को समझा देता है कि लेफ्ट गैलरी में पहले ब्लास्ट होगा और इसके बाद भगदड़ में हम लोगों के बीच से निकल जाएंगे और ये सब का सारा इल्जाम गांधी पे लगेगा। लेकिन तभी उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है जब वो अपने सामने गांधी को देखता है जो राजीव को पकड़ के वहां पहुंच गया था। गांधी जीवन से कहता है बम को डिफ्यूज करने वरना वो उसकी आंखों के सामने राजीव को उड़ा देगा। लेकिन राजीव संजय से कहता है मेरे बारे में मत सोच, बटन दबा। लेकिन तभी जीवन परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने पापा राजीव को ऐसे मरते नहीं देख सकता। जिसके बाद गांधी राजीव को बाथरूम में बंद कर देता है और एक आदमी से कहता है स्टेडियम में बॉम्ब है और उसकी जड़ ही आदमी है तो तुम्हें इसे बाहर नहीं जाने देना है। इसके बाद हम अन्नू के भाई को देखते हैं जो गांधी की बेटी जीविता को स्टेडियम में देख लेता है और उसे वो बॉम्ब का डेटोनेटर दे देता है और कहता है अपने पापा को जाकर दे देना। फिर वो सभी लोग जीविता को ढूंढने लगते हैं बॉम्ब का डेटोनेटर लेने के लिए और देखते हैं कि डेटोनेटर जीवन के हाथ लग गया था। और फिर गांधी स्टेडियम के ऊपर से अपने बाइक से जीवन का पीछा करता है डेटोनेटर उससे लेने के लिए और उसके बाद जीवन और गांधी के बीच फाइट होने लगती है और आखिर में जीवन जीविता को पकड़ लेता है। गांधी उसे कहता है उसे छोड़ देने के लिए लेकिन जीवन तो बस डेटोनेटर मांगता है मगर गांधी उसे समझाता है कि ये तेरी बहन है, उसे छोड़ दे। जीविता अपने सिर से जोर से जीवन पर हमला करती है और मौका देकर गांधी जीवन के सिर के बीचों बीच गोली मार देता है और उसे खत्म कर देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक लेता है। और इस तरह गांधी और स्क्वाड के सारे लोग मिलकर हजारों लोगों की जान बचा लेते हैं। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जहां ये खुलासा होता है कि जिस जीवन को गांधी ने मारा था वो असली में कोई इंसान था ही नहीं, वो तो एक क्लोन था, मतलब एक डुप्लीकेट जिसे लैब में बनाया गया था। और ऐसे ही क्लोन्स बनाने में जीवन एक्सपर्ट था और वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो ऐसे ही अपना बहुत सारा क्लोन बनाता है ताकि वो गांधी से बदला लेने का प्लान कंटिन्यू रख पाए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।